हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पाषाण काल। पाषाण काल के कालखंड को देखेंगे हम। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसको हम कहते हैं मीजोलिथिक एज, इसका कालखंड है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। तो हम देखते हैं अब आगे के अपने वीडियो को, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। इस काल के साक्ष्य विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इस काल में सूक्ष्म या लघु पाषाण के उपकरणों की खोज सीएल कार्लाइट द्वारा 1867 में की गई थी। इसलिए हम इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो लघु या सूक्ष्म जो पाषाण उपकरण थे वो बनाए गए थे। इस वजह से हम इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे कि इस काल में किन 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 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि क्वार्टजाइट, चर्ट, जस्पर, फ्लिंट, जो कि पुरा पाषाण काल से उपयोग में लाए जा रहे थे। तो ये पत्थर जो थे ये पुरापाषाण काल से उपयोग में लाए जा रहे थे। इसके साथ ही नए पत्थरों का आविष्कार हुआ। तो हम देखेंगे वो कौन से पत्थर थे। इन पत्थरों के अलावा इस काल में जो पत्थर उपयोग में लाए जा रहे थे वो थे कार्नेनियन, स्फोटिक, कैल्सिडोनी, आर्गेट। तो ये पत्थर मध्य पाषाण काल में उपयोग में लाए जा रहे थे औजार बनाने के लिए। अब हम देखेंगे इस काल के औजार कौन कौन से बनाए गए। तो इस काल में जो औजार थे वो थे त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप, नवचंद्राकार, समलंब, तीर कमान और भाला। इस तरह के औजार इस काल में बनाए गए। छोटे छोटे और सूक्ष्म औजारों का निर्माण होने लगा था। इन औजारों की मारक क्षमता पुरापाषाण काल के औजारों से अधिक होती थी एवं पुरापाषाण काल के औजारों का प्रयोग भी निरंतर हो रहा था। मतलब मध्य पाषाण काल में बनाए गए नए औजारों का प्रयोग तो प्रारंभ हो ही गया था, साथ ही पुरापाषाण काल के औजारों का प्रयोग भी निरंतर रूप से इस काल में हो रहा था। हम देखेंगे आगे और इस काल में क्या क्या विशेषताएं थी। जैसा कि हम जानते हैं उच्च पुरापाषाण काल से तापमान में वृद्धि होना प्रारंभ हो गई थी। तो गर्मी बढ़ी और सूखा क्षेत्र विकसित हुआ, अतः जलवायु में परिवर्तन होने लगा। इस कारण से पारिस्थितिकी तंत्र में भी परिवर्तन होने लगा। इस कारण से सूक्ष्म जीवों एवं जंतुओं की प्रजातियां एवं वनस्पतियों की किस्मों में वृद्धि एवं विकास होने लगा। अतः छोटे जीव जंतुओं के शिकार के लिए मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म या लघु औजारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। मध्य पाषाण काल में ही प्रक्षेपास्त्र तकनीक एवं तीर कमान तथा भाला जैसे औजारों का उदय भी हुआ। तो हमने देखा इस काल में नए नए सूक्ष्म जीव जंतुओं का उदय हुआ। इस काल में पत्थर के औजारों के अलावा हड्डी एवं सींग के औजारों का उदय हुआ। इसलिए यह काल पुरापाषाण काल से भिन्न है। इस काल में हम देखेंगे कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं इस काल में विशेषताएं जो पुरापाषाण काल की हैं एवं कुछ नवपाषाण काल की हैं। अतः इस मध्य के काल को संक्रमण का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों काल की कुछ मिलीजुली विशेषताएं हैं। हम आगे की कुछ और विशेषताएं देखें कि इस काल में क्या मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें है एक तो पशुपालन। पहली बार यहाँ से स्टार्ट हुआ। आग का प्रयोग होना भी इस काल से
प्रारंभ हुआ और हड्डी एवं सींग के औजार बने और तीर कमान का प्रयोग होने लगा। तो इस तरह हमने देखा इस काल की क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे इस काल में किन किन स्थानों में इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो वो स्थान है लखनाज जो कि गुजरात में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बागौर जो कि राजस्थान में है, सांबर जो कि राजस्थान में है और विंध्य पर्वत क्षेत्र में मिर्ज़ापुर के लेखैया, मोरहना पहाड़ और बाघेली खोर। और इसके बाद है प्रतापगढ़ के सराय नहर, महदहा और दमदमा। ये स्थान है जहाँ पे मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। हम देखेंगे कि इन स्थानों पे क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो हम देखेंगे सबसे पहले सराय नहर। सराय नहर में लगभग 37 क्षत नरकंकाल पाए गए हैं। यह संभावित है कि इस स्थान पर नरसंहार हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने अधिक मात्रा में शव पाए जा रहे हैं क्षत मतलब यहाँ पे उस समय पे नरसंहार हुआ होगा। यहाँ पर एक कब्र में 4 मानवों को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ की कब्र अंडाकार शेप में पाई गई हैं। इस समय की कब्रें घर के अंदर ही बनी होती थी। कब्रों की गहराई भी बहुत कम होती थी। यहाँ से स्तंभगर्त के साक्ष्य भी मिले हैं और 8 चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। अतः यह माना जाता है कि यहाँ के लोग सामूहिक रूप से निवास करते थे एवं इन चूल्हों में जली हुई हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अतः इस समय आग का प्रयोग भी होने लगा था। तो हमने देखा कि सराय नहर में क्या क्या साक्ष्य मिले। अब हम देखेंगे महदहा में देखेंगे क्या क्या साक्ष्य मिले। तो महदहा में हड्डी के उपकरण एवं आभूषण के साक्ष्य बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मृग सिंह के छल्ले, युगल शवादान के साक्ष्य भी मिले हैं। अतः यह माना जाता है कि इस समय सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था एवं इस समय पे कुछ जादू टोना वाली चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब कुछ जादू टोना जैसे कुछ पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर भी गर्त चूल्हों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह हमने देखा महदहा में क्या क्या साक्ष्य मिले। अब हम देखेंगे दमदमा में 41 नरकंकाल मिले हैं। यहाँ पर एक कब्र में 3 कंकाल, 5 कब्रों में युगल शवादान, 35 कब्रों में एकल शवादान के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह हमने देखा दमदमा में क्या क्या साक्ष्य मिले। अब हम देखेंगे लेखैया में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो लेखैया में 17 नरकंकाल मिले हैं एवं यहाँ पर सिर पश्चिम एवं पैर पूर्व की तरफ करके दफनाया गया है। तो इस तरह की कब्रें भी मिली हैं। इसके बाद हम देखेंगे बागौर जो कि राजस्थान में है एवं आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से ही पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे सांबर में प्राचीनतम सूक्ष्म वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे लंखनाज में क्या क्या मिला है। तो लंखनाज में 14 नरकंकाल, 8 गर्त चूल्हे एवं सूक्ष्म उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा कि मध्य पाषाण काल में किन किन स्थानों पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। इस तरह हमने मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अब हम देखेंगे नवपाषाण काल। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें।